हेलो। आवाज आ रही है प्रीति? आ रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग आते रहेंगे। हमारा आज का टॉपिक है यूट्राइन फिब्रॉइड। ठीक है। यूट्राइन फिब्रॉइड। देखो इससे ना बेसिकली तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन जाते हैं इसमें, और कभी कभार तब कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूट्राइन फिब्रॉइड। अब यूट्राइन फिब्रॉइड के बारे में हम देखें तो इसमें क्या आता है। ये देखो, यूट्राइन फिब्रॉइड हमें पता है क्या है एक तरीके से, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है। वी ऑल नो दैट कि ये मैलिग्नेंसी में नहीं आता है, बिनाइन ट्यूमर होता है। और किसका होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? लियोमायोमा। ठीक है। इन केस कभी कोई पूछे तो इट इज लियोमायोमास, यूट्राइन लियोमायोमास पूछ सकता है। जो ये लियो वर्ड होता है हम ये स्मूथ मसल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। स्मूथ मसल्स का ट्यूमर होता है जो कि कहाँ से आता है? मायोमेट्रियम से आता है। जो हमें पता है ये यूट्रस की तीन लेयर होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, जो आपकी लास्ट लेयर होती है। तो जो उसकी मस्कुलर लेयर है उससे ये ट्यूमर आता है। दे आर द मोस्ट कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर होते हैं यूट्रस के। अगेन कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट कॉमनेस्ट ट्यूमर कौन सा है यूट्रस का, और ऑप्शन में लियोमायोमा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लियोमायोमा इज ओनली दी fibroid. ठीक है। So they are the most commonest benign tumor of uterus, and they are also called the pelvic tumor in the female. ठीक है। दे आर ऑल्सो द मोस्ट पेल्विक ट्यूमर, मतलब जो मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं पेल्विक ट्यूमर्स फीमेल्स में, वो भी यही है। ठीक है। अब अगर बात करेंगे किन किन लोगों में ज्यादा होता है इसके इंसिडेंस के बारे में, सो इंसिडेंस इंक्रीज करता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। It is estimated that at the age of 30 years and 20% of the women will have fibroid। जैसे कि हम देखते भी हैं अपने ओपीडीज में कि जो रिप्रोडक्टिव एरियाज वाला। गुड इवनिंग संदीप, हम लोग यूट्राइन फिब्रॉइड पढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी जस्ट स्टार्ट किया है। सो यूट्राइन फिब्रॉइड का हम इंसिडेंस देख रहे हैं कि यूट्राइन फिब्रॉइड का जो इंसिडेंस रहता है वो मोस्ट कॉमनली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बढ़ता है। जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बढ़ता है, मतलब आता है, वैसे वैसे चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो ज्यादा से ज्यादा अगर आपने अपने ओपीडीज वगैरह में देखा होगा तो 35 से 45 ईयर्स ऑफ द एज में ऐसा होता है कि फीमेल्स को फिब्रॉइड रहता है। और बाय द एज ऑफ 45 ईयर्स इट इज एस्टिमेटेड दैट एवरी थर्ड और फोर्थ वुमेन जो होती है उनको फिब्रॉइड है। तो इनकेस अगर हमसे कोई एज ग्रुप ऐसे पूछे तो इट्स बेसिकली दी लास्ट जो आपके 35 से 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है, उसमें ये चीज ज्यादा होती है। ठीक है। नाउ कम्स द इटोलॉजी। इटोलॉजी क्या होती है इसकी? इटोलॉजी एक हम्म सो इटोलॉजी क्या होती है? अब हम जैसे ये देखें कि मोस्ट कॉमनली क्या इसके पीछे एक पैथोलॉजी बनाई जा रही है। सो इट इज प्रिडोमिनेंटली एन ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर, मतलब अगर कोई सी भी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें कि ईस्ट्रोजन का कंटेंट जो है वो बढ़ेगा, तो फिर चांसेस जो होते हैं फिब्रॉइड होने के वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। इट्स एन ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर बट एसोसिएटेड विद अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज। मतलब क्या, अगर जितना ज्यादा रिप्रोडक्टिव पीरियड होगा, रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या होता है? मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक का। तो जितना ज्यादा रिप्रोडक्टिव पीरियड वाला फेज होगा, मतलब जल्दी मेनार्की होगी लेकिन मेनोपॉज लेट हो रहा है, तो उन लोगों में चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग दिस स्टेज ही ज्यादा होता है। ठीक है। एसोसिएटेड एनोवुलेशन एंड पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम अगर किसी को है तो उनमें भी चांसेस ज्यादा होते हैं यूट्राइन फिब्रॉइड के। ठीक है। एनोवुलेटरी साइकिल अगर हो रही है, क्योंकि एनोवुलेटरी साइकिल में क्या रहता है कि ईस्ट्रोजन जो होता है वो अन चैलेंज्ड रहता है प्रोजेस्ट्रॉन से। प्रोजेस्ट्रॉन तो निकल नहीं रहा है एनोवुलेटरी में, तो ईस्ट्रोजन ही रिच रिच होते 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 अपनी हाइपरप्लेसिया इतना करवा देता है एंडोमेट्रियम का, तो उसमें ज्यादा चांसेस हो जाएंगे फिब्रॉइड वगैरह के। साइज जो होता है फिब्रॉइड का वो बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड मेनोपॉज के बाद में जो होती है वो ग्रोथ इसकी रिड्यूस होने लगती है। क्यों होने लगेगी मेनोपॉज के बाद में ग्रोथ रिड्यूस, बताओ? अभी बताया ना। यूट्रस कैसे? किसकी वजह ईस्ट्रोजन से? ही है। हाँ, ईस्ट्रोजन की वजह से। ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो फिर वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपकी नली पैरिटी। नली पैरिटी मतलब कि जिसका कोई भी बेबी नहीं होता है, यूट्रस विच डज नॉट बियर अ बेबी, कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ है। इट कंसोल इटसेल्फ बाय हैविंग अ फिब्रॉइड। क्यों? बिकॉज नल्ली पैरस जितना होगा, अगेन वही ईस्ट्रोजन ही बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन तो कभी आएगा ही नहीं। और जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन
उतना ज्यादा चांसेस हो गया फिब्रॉइड होने का। एंड मल्टीपैरिटी मतलब अगर वही प्रेगनेंसी 3-4 बार हो चुकी है तो वो थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन दे देता है, ठीक है। सो नलीपैरस होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। देन कुछ कुछ इसमें क्रोमोसोमल भी लगाया जाता है, जो कि अगेन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे ही तुम्हारे जानने के लिए, डिलीशन इन द क्रोमोसोम नंबर 7, और फिर ये जो आपके ट्रांसलोकेशन हो जाता है 12 एंड 14 वगैरह का, ये कभी कभार एसोसिएट हो सकता है। मोर कॉमन इन दी कलर मतलब भाई ब्लैक एंड इंडियंस पीपल जो होते हैं उनमें ज्यादा रहता है ये। साउथ अफ्रीका वगैरह इन सब में। इनफर्टिलिटी का देखें तो वही इनफर्टिलिटी चांसेस बढ़ाएगा फिब्रॉइड होने के, ठीक है। वो भी हमने पढ़ लिया, इवन फिब्रॉइड कैन कॉज इनफर्टिलिटी ऑल्सो, ठीक है। फिब्रॉइड की वजह से क्यों इनफर्टिलिटी होती है? बिकॉज ये इम्प्लांटेशन को रोकता है इसके वजह से। और फिर एक दूसरी फिर मतलब ये देखो, फिब्रॉइड की वजह से इनफर्टाइल हुआ है तो और ज्यादा प्रोन हो गए फिब्रॉइड के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से साइकिल है। ओबिसिटी जो होती है वो एक अनदर कॉज होती है जो कि फिब्रॉइड की तरफ प्रोन कर सकती है, क्योंकि वहां पर क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, एक होता है ईजीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर वगैरह, ये सब ओबीस पीपल में ज्यादा होते हैं। एंड दे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फिब्रॉइड डायरेक्टली और विया द ईस्ट्रोजन, ठीक है। एंड ये मैंने आपको लास्ट हमने क्लास में ही पढ़ा था स्मोकिंग वाला। तो स्मोकिंग इज अ प्रोटेक्शन फॉर फिब्रॉइड। और कौन कौन सी डिजीज बताई थी बताओ? बताओ कौन कौन सी? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस। यस। अल्सरेटिव कोलाइटिस। और एंड याद नहीं आ और जितनी जल्दी भूल गए? अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, यूट्राइन फिब्रॉइड हो गया, एंडोमेट्रोसिस हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया, ये सब था स्मोकिंग के लिए, ठीक है। याद रखना, इसको भूलना नहीं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको मिल सकते हैं एक, अगर किसी इंसान को फिब्रॉइड है? सो पेशेंट पहले तो वही, अगर हम इसके फीचर्स देखें तो मोस्टली नलीपेरस होते हैं, या फिर प्राइमरी इनफर्टिलिटी अगर किसी को हो रही है, या फिर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। ये पता है ना आपको, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है? यस मैम। बताओ क्या होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी? मैम प्राइमरी में मतलब कोई भी मतलब क्या? कोई नली परस जो बोल रहे हैं वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होगी, और सेकेंडरी हम्म। मतलब अगर गैप हो गया होने के बाद हाँ। काफी लंबा गैप हो ओके। अच्छा उसको ये बताओ, सेकेंडरी। अगर इन केस हमारे पास में कोई फीमेल आ रही है, वो बोली कि मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, एक बच्चा हुआ था, वो 3rd मंथ में कंसीव किया था लेकिन अबॉर्शन हो गया था, एंड उसके बाद अब कोई बच्चा ही नहीं हो रहा, मतलब कोई लिविंग चाइल्ड है ही नहीं उसके पास में। एक पहला बच्चा 3rd मंथ में ही, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें अबॉर्ट हो गया, तो उसको तुम क्या बोलोगे, प्राइमरी फर्टिलिटी बोलोगे या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलोगे? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। हाँ, इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे, वेरी गुड। बिकॉज यहाँ पर एक बार कंसीव तो किया है ना, तो बेसिकली जो इनफर्टिलिटी की जो डेफिनेशन होती है, इट्स अबाउट कि कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अब उसका आउटकम क्या हो हमें उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। सो जी। we will say here secondary infertility. Okay. So the patient are usually nulliparous or having primary infertility or having a long duration of secondary infertility, उनमें चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रेवलेंस अभी हमने पीछे पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, वो भी जो लास्ट वाला रहता है 35 से 45 वाला, उसमें ज्यादा रहेगा। मेजोरिटी होती है 75% ऑफ फेब्रॉइड जो होते हैं उनमें कभी सिम्टम्स नहीं आता है, ठीक है। तो चांस फाइंडिंग मिल जाती है, हमने मतलब नॉर्मल ऐसे ही अल्ट्रासाउंड करा लिया तो उसमें पता चल रहा है कि फिब्रॉइड है। सो दे आर डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली ड्यूरिंग यूएसजी, लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटॉमी वगैरह कराया जाता है उसके हिसाब से। और जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो फिब्रॉइड कहाँ है और उसका साइज कितना है उसके हिसाब से, ठीक है। और अगर हम इसके आगे देखें, तो अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे? अच्छा उससे पहले एक चीज, अम, आपको पता है कि 3 तरीके के हमारे पास में फिब्रॉइड मिलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इधर आपको बताऊं, हाँ, तो 3 तरीके के हमारे पास में फिब्रॉइड मिलते हैं, ठीक है। अंदर से लेके, फिर हमारा बीच का आता है, एंड देन हमारा बाहर का, ठीक है।
फर्स्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सबमिकोजल, ठीक है। सबमिकोजल आता है। बीच का जो होता है उसको हम इंट्राम्यूरल बोलते हैं। और जो लास्ट वाला होता है उसको हम सबसेरोसल बोलते हैं, ठीक है। सबम्यूकोजल जो एंडोमेट्रियम की तरफ में प्रोट्रूड हो गया, दैट इज सबम्यूकोजल। जो बीच में ही रहा, मतलब जहां से उसका ग्रोथ आया था बीच का, उसको इंट्राम्यूरल बोलते हैं। एंड जो बाहर वाली लेयर जो होती है हमारी पेरिटोनियल लेयर जो होती है, पेरीमेट्रियम, उसके वहां पर होता है तो हम उसको सबसेरोसल बोलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ यूट्राइन फिब्रॉइड। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को आपको पता ही होगा कि जो इंट्राम्यूरल वाला होता है वो सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट होता है, ठीक है। अबाउट 70 से 75% ऑफ द फिब्रॉइड जो होते हैं वो इंट्राम्यूरल होते हैं, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको याद रखना कि सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट कौन सा होता है, हमारा इंट्राम्यूरल होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्राम्यूरल। नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की, कि अब अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या आएंगे। तो पहली बात तो ये भी याद रखना कि जो सिम्टम्स होते हैं मोस्ट कॉमनली हमें सब म्यूकोजल में, जो अंदर वाली लेयर है, और इंट्राम्यूरल जो होती है उसमें मिलते हैं, ठीक है। सब सिरोसल में इतने नहीं मिलते हैं। तो आपके पास अगर कभी क्वेश्चन आए कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो होती है वो कौन से फिब्रॉइड में मिलेंगी, और अगर ऑप्शन में कोई एक हो, सबम्यूकोजल या इंट्राम्यूरल, तो आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। अगर दोनों होगा इनकेस, जो कि बहुत रेयर है कि आपके एमसीक्यू में दोनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के लिए सबम्यूकोजल लगाना, बिकॉज वो चीज इंडोमेट्रियल के ज्यादा करीब है, तो चेंजेस इन द पीरियड्स इन द ब्लीडिंग ज्यादा मिलेंगे सबम्यूकोजल में, ठीक है। बट मोस्ट कॉमनेस पूछेगा तो फिर बताना है हमें इंट्राम्यूरल, ओके। सो फर्स्ट आता है आपका क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। सो पहली चीज होती है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया जो है, हमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था सबने, जब हम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज पढ़ रहे थे, कि मेनोरेजिया क्या होता था कि जब मेंसेस आ तो रहे हैं टाइम पर, लेकिन दे आर मोर इन द अमाउंट और द ड्यूरेशन ऑफ देयर ब्लीडिंग इंक्रीजेस, ठीक है। दैट वाज मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया जो होता है वो एक मोस्ट कॉमन सिम्टम हो जाता है फिब्रॉइड में जो मिलता है। क्योंकि क्यों हो रहा है, अगेन हमने बात करी, सब म्यूकोजल की तरफ में बढ़ रही है ना चीजें, तो सरफेस एरिया जो होता है एंडोमेट्रियम का वो बढ़ जाता है, इसके वजह से ब्लीडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। और वहां पर हमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जहां पर भी ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा वहां फिब्रॉइड बनेंगे। ईस्ट्रोजन ज्यादा तो यानी एंडोमेट्रियल की हाइपरप्लेसिया। और अगर एनोवुलेटरी साइकिल साथ में मिल रही है तो फिर और प्रॉब्लम हो जाती है, कंजेशन वगैरह होगा, पेल्विक कंजेशन होगा, जिसकी वजह से दर्द वगैरह हो सकता है। एंड अगेन फिर ब्लीडिंग ज्यादा होगी। और हमें कभी साथ में रिलेटिव डेफिशिएंसी मिल सकती है थ्रोम्बोक्सिन ए टू की। थ्रोम्बोक्सिन ए टू का याद रखना, उसका क्या रोल होता है। थ्रोम्बोक्सिन ए टू द कॉम्पोनेंट होता है जो कि कहाँ से निकलता है, पता है आप लोगों को थ्रोम्बोक्सिन ए टू, अगर पैथ में कभी पढ़ा हो। नो मैम। किसी ने पढ़ा हो थ्रोम्बोक्सिन, आपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर में आई थिंक कभी, या फिर रीनल वाले में भी आता है ये, वहां पढ़ा होगा। देखो, इट्स बेसिकली रिलेटेड विद द ब्लड, एंड ये चीज हमारी कहाँ से आती है, प्लेटलेट से आती है, ठीक है। तो कभी अगर कोई पूछेगा कि थ्रोम्बोक्सिन ए टू कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, सो ये होता है आपके प्लेटलेट से, ठीक है। प्लेटलेट से रिलीज होता है ये। क्या काम होता है इसका, इट्स बेसिकली हेल्प इन दी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड को रोकने में इसका काम आता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अगर थ्रोम्बोक्सिन ए टू नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमने बता रखा है कि कभी कभार हमें एसोसिएशन मिल जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है थ्रोम्बोक्सिन ए टू की, उसके वजह से भी हमें मेनोरेजिया मिल जाए, ठीक है। समझ गया इतना, किसी को कोई इश्यू है यहाँ पर तो बताओ, किसी को कुछ पूछना है। नो मैम। ओके, ओके। नेक्स्ट आता है, अब क्या कंप्लेन हो सकती है, दैट इज मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया अभी हमने पढ़ा था क्या होता था, कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती थी, ठीक है। इन बिटवीन द पीरियड के बीच में ब्लीडिंग मिल रही है, तो वो हमें मिल सकती है ड्यू टू द अल्सरेशन ऑफ द सबम्यूकस फिब्रॉइड। मतलब क्या, कि सबम्यूकस फिब्रॉइड है, किसी भी चीज की वजह से ज्यादा वियरिंग एंड टीयरिंग होगी, ज्यादा भारी सामान उठा लिया किसी ने,
या कुछ और कोई ऐसे कॉज है जिसकी वजह से स्लाइट अल्सरेशन हो गया वहां पर फिब्रॉइड का, तो वो क्या करेगा, स्पॉटिंग होना शुरू हो जाएगा उसका। तो फिर वो चीज मेटोरेजिया के उसमें आ सकती है। डिस्मेनोरिया मिल सकता है फिब्रॉइड के केसेस में, कंजेस्टिव और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मिल सकता है जब पेल्विक कंजेशन की वजह से, क्योंकि फिब्रॉइड है एक तरीके से ये समझो ना एंडोमेट्रियल, आपकी कोई मसल मास है जिसकी वजह से कंजेशन हो रहा है। और अगर साथ में एंडोमेट्रियोसिस है तो और ज्यादा पेन होगा। कभी कभार ऐसा भी केस होता है कि फीमेल में फिब्रॉइड के साथ में एंडोमेट्रियोसिस होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस भी जो है ना वो एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, मतलब जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन होगा उतना ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस होने लगेगा। ठीक है, ये हो सकता है। तीसरी चीज होती है इनफर्टिलिटी। अभी हमने पढ़ा था कि फिब्रॉइड का एक सिम्टम इनफर्टिलिटी के रूप में भी आ सकता है। तुम्हारे पास में पेशेंट आ रहा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी या प्राइमरी इनफर्टिलिटी लेके, एंड तुमने सारे टेस्ट कराए उसमें कुछ नहीं आया, इससे पता चला कि 6-7 सेंटीमीटर का फिब्रॉइड है, तो इट्स कॉजेज इनफर्टिलिटी। ठीक है, क्यों करता है ऐसा? अब ये देखो, कौन से फेब्रॉइड करेंगे जो कि अंदर वाले लेयर में ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि बच्चे को तो इम्प्लांट अंदर होना है ना, इसके वजह से। तो जो सबम्यूकस और इंट्राम्यूरल वाले होते हैं फिब्रॉइड, वो क्या करते हैं, यूट्रस की स्पेस में एक तरीके से बैठे हुए हैं ना, वो बच्चे को नहीं होने देंगे इम्प्लांट। तो वो कैविटी की शेप के तरीके से डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आए, थोड़ा घुमा के पूछ लें कि फिब्रॉइड जो है वो किस मैकेनिज्म से इनफर्टिलिटी कॉज करता है, तो सिंपली से दैट डिस्ट्रप्शन इन द इम्प्लांटेशन प्रोसेस। ठीक है, ये बताना है आपको। ओके, तो कंजेशन हो सकता है, एंडोमेट्रियल प्लैक्सिस का अल्सरेशन वगैरह मिल सकते हैं जो कि अगेन इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगे। कैविटी जो होती है वो डिस्टॉर्ड हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होते हैं, स्पर्म ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो जाएगा जिसके वजह से। एंड अगर कॉर्नल फिब्रॉइड है, कॉर्नर कॉर्नुआ क्या होता है, जो यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसे कॉर्नुआ बोलते हैं। तो कॉर्नल फिब्रॉइड अगर अगर है तो वो क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से स्पर्म जो होता है वो ऊपर नहीं जा पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट अगर क्वेश्चन वही मैं बता रही हूँ मेनली अगर आएगा तो इम्प्लांटेशन आपको बताना है कि इम्प्लांटेशन के डिसरप्शन की वजह से इनफर्टिलिटी होती है एक फिब्रॉइड के केस में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फिब्रॉइड अगर है तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, हो भी जाती है। अगर साइज जैसे 4 है, 3 सेंटीमीटर है, हो जाती है। लेकिन फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो भी हम आगे पढ़ेंगे भी कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं अगर उस प्रेग्नेंट फीमेल को फिब्रॉइड है तो। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया हमारा इनफर्टिलिटी। एनी इश्यू, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो। नहीं है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हमारा आता है यहाँ पर मेनोरेजिया। ठीक है, मेनोरेजिया भी हो सकता है। मेनोरेजिया भी हमने वही पीछे वाले पढ़ा जो सेम ही चीज है। मेनोरेजिया एंड डिस्पेरोनिया में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी। उन्होंने ये बताया कि आपका मेनोरेजिया जो फिब्रॉइड की वजह से हो रहा है और डिस्पेरोनिया हो रहा है। ठीक है, डिस्पेरोनिया क्या होता है, पेनफुल सेक्सुअल कोएशन, तो वो भी अगेन क्या करेगा, इनफर्टिलिटी के एक तरीके से कॉज ही होगी। ठीक है, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। चौथा सिम्टम्स क्या हो सकता है फिब्रॉइड की वजह से, कि इसे ना कोई ब्लीडिंग है ना कुछ पेन हो रहा है, सिंपल एक लम्प, एक स्वेलिंग, बोली कि सूजन सूजन सी लगती है पेट में, तो लम्प इन द एब्डोमेन। तो जो सब सीरस वाले मतलब जो बाहर की तरफ होते हैं ना फिब्रॉइड, दे एंड द लार्ज इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड, तो वो जो है वो ऐसा लम्प जैसी एक सेंसेशंस देते हैं। सो द पेशेंट जो होता है उसको ऐसा लगता है कि वो उसको कोई हैवीनेस सी, सूजन सी हो गई है पेट में, और कोई और सिम्टम नहीं आता है। ठीक है, और अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा फिब्रॉइड है जिसमें लीस्ट सिम्टम आते हैं, तो उसमें भी आपको टिक करना है सब सिरोसल। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें आता है, सब म्यूकोसल में। सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट कौन सा होता है, इंट्राम्यूरल। ठीक है, ये क्वेश्चंस ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपसे। देन प्रेशर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब देखो, फिब्रॉइड है, यूट्रॉन कैविटी में है, यूट्रस के आगे जो होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूट्रस के पीछे क्या होता है, रेक्टम होता है। सो द फिब्रॉइड कैन प्रेस द ब्लैडर, कॉजिंग इट फ्रिक्वेंसी, मतलब वो बोले कि मेरे को बार बार यूरिन जाने की वही फ्रिक्वेंसी अर्ज होती है। यूरिन करते समय पेन हो सकता है, रिटेंशन हो सकता है। ठीक है, and it can press broad ligament fibroid, can press the ureter also, hydrouret और hydronephrosis, मतलब यूरिन का रिटेंशन वगैरह ये सब भी हो सकता है, इवन कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना। बताओ कौन सा, वैसे तो इजी क्वेश्चन है ये लेकिन फिर भी चलो बताओ, कौन सा ड्रग है जिसमें लिखा हुआ है ऐसा कि ड्यू टू द रेट्रोवर्टेड यूट्रस एंड ड्यू टू द enlarged prostate there is a ribbon like stool? आर्निका।
यस, आने का। ठीक है, तो देखो हमारी मटीरिया मेडिका में भी ऐसे दे रखा है। इवन तुम वो भी देखोगे, लिलियम टिक देखोगे ना, लिलियम टिक में भी दे रखा है कि यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ना एंड कॉन्स्टिपेशन होना ड्यू टू रेट्रोवर्टेड यूट्रस। मतलब वही ना, यूट्रस में कोई भी डिस्टॉर्शन है तो उनकी वजह से वो सिम्टम आएगा ही, तो लिलियम टिक में भी दे रखा है। ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ इसके सिम्टम्स। अब आता है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यू टू फिब्रॉइड। ठीक है, फिब्रॉइड प्रेगनेंसी में क्या करेगा वो हमने देख लिया कि कैसे कैसे इनफर्टिलिटी करेगा। अब हम पढ़ते हैं कि हाउ इट विल अफेक्ट द प्रेगनेंसी। सो इफेक्ट ऑफ फिब्रॉइड ऑन प्रेगनेंसी क्या होते हैं, अगर आपको याद हो हमने ऑप्स की क्लास में भी पढ़ा था जब हम रिकरेंट अबॉर्शन पढ़ रहे थे, कि फिब्रॉइड भी एक तरीके से कॉज था, तो ये रिकरेंट अबॉर्शन करा सकता है। अगेन बच्चा हो रहा है, वहां पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसे जगह मिलेगी नहीं यूट्रस में, क्योंकि वहां फिब्रॉइड बैठा हुआ है। और फिब्रॉइड भी जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान उसका साइज बढ़ने लगता है क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है इसके वजह से, तो रिकरेंट अबॉर्शन हो सकते हैं। अगर पोस्टीरियर फिब्रॉइड है, पीछे की तरफ में है, तो वो रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस कर सकता है। मतलब नॉर्मली आपका यूट्रस क्या होता है, एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स होता है, तो वो रेट्रोवर्टेड कर सकता है। यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। देन मैल प्रेजेंटेशन हो सकता है बच्चे का। ठीक है, क्यों? सिंपल सोचो ना, यूट्रस में कुछ पड़ा हुआ है तो बच्चा जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा कि मुझे मुझे यहाँ से जगह नहीं मिल रही, अब मैं ट्रांसवर्स लाई कर लेता हूँ। अगर मुझे लॉन्जिट्यूडनल लाई करने का जगह नहीं मिल रही तो मैल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। प्री टर्म लेबर हो सकता है, अगेन क्योंकि भाई जगह नहीं है, बच्चा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करना वो शुरू हो जाएगा इसके वजह से। आईयूजीआर हो जाता है, वही स्पेस। प्रोलॉन्ग लेबर या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकती है, अगर फिब्रॉइड नीचे की तरफ में सर्विक्स की तरफ में है तो वो एक सर्विक्स को डायलेटेड करने में प्रिवेंट करेगा, बच्चे का पैसेज को प्रिवेंट करेगा, वो हो सकता है। सर्वाइकल डिस्टोशिया हो सकता है, अगर नीचे की तरफ में। डिस्टोशिया क्या होता है? सर्वाइकल बेसिकली डायलिटेशन एंड जब प्रॉपर नहीं हो पाता है सर्विक्स का और उसका बेसिकली शेप साइज वगैरह सब इफेक्ट होने लगता है, तो वो हो सकता है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है, क्योंकि वही फिब्रॉइड है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन बच्चे वो इरिटेट करेगा और प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाएगा। टीपीएच हो सकता है। ठीक है, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्टेक्टोमी हो सकते हैं, कि मतलब इन सब चीजों के वजह से फिर यूट्रस को ड्यूरिंग इवन प्रेगनेंसी ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। अंडरस्टूड? अगर अभी तक किसी को कोई भी फेब्रॉइड में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना फिर मैं अभी तुमसे सारी क्लासेस का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आज पूछूंगी। मैंने बोला था ना लास्ट टाइम पढ़ना। लीव करके मत चले जाना अब ये सोच के कि क्लास का पूछेंगे तो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं आपके ये हो गया प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन फिब्रॉइड। फिब्रॉइड ने क्या किया प्रेगनेंसी पे ये हमने देख लिया, अब प्रेगनेंसी क्या करती है फिब्रॉइड पे वो देखते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता भी है, मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था, जवाब भी दिया था। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन फिब्रॉइड क्या क्या करता है। सो पहला चीज आती है रेड डिजेनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा ही गया है इस चीज के लिए, कि एक तो पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमनेस्ट डिजेनरेशन प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा होता है फिब्रॉइड में, तो वहां आंसर आता है रेड डिजेनरेशन। दूसरा सवाल ये आता है कि रेड डिजेनरेशन जो होती है वो कब होता है, तो हमेशा याद रखना है सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है, सो इट हैपन इन दी सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में रेड डिजेनरेशन होता है। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। क्या होता है बेसिकली रेड डिजनरेशन, कि प्रेगनेंसी के दौरान फिब्रॉइड का साइज बढ़ रहा है, वेस्कुलरिटी बढ़ रही है, सूजन बढ़ रही है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो रहा है, हाइपरप्लेसिया, ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, रेड डिजनरेशन मतलब वही लाल, मतलब इस तरीके से समझो कि वेस्कुलरिटी बढ़ गई, टॉर्जन होने के चांसेस उसमें ज्यादा हो जाते हैं, मतलब मुड़ना बिल्कुल। इन्फेक्शन, पॉलीपॉइडल चेंजेस वगैरह ये सब, मतलब बेसिकली उसके सेल्स के शेप वगैरह ये सब चेंज होने लगता है, तो ये सब चीजें आपके मिल सकती हैं इसमें। पिरपीरम के दौरान ये ज्यादा होता है इन्फेक्शन, उसमें फेब्रॉइड में। ठीक है, ये हो सकता है। और क्या क्या चीजें आती हैं? मैंने अगर पेन। हाँ, क्या हुआ? ये रेड आवाज नहीं आ रही थी बीच में, आप एक बार रिपीट कर दीजिएगा, रेड डिजेनरेशन। ओके ओके, यहाँ पर हम बेसिकली तीन चार चीजें पढ़ेंगे अभी, कि फिब्रॉइड जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी की वजह से।
पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेड डीजनरेशन। रेड डीजनरेशन में ये बता रही थी मैं कि इसमें से दो तीन क्वेश्चन आते हैं कि मोस्ट कॉमनेस्ट डीजनरेशन दैट इज हैपनिंग इन प्रेगनेंसी, पूरा क्वेश्चन पढ़ना इन प्रेगनेंसी। तो वहां पर आंसर आता है रेड डीजनरेशन। अगर नॉर्मली पूछा जाता है तो हाइलियन डीजनरेशन आता है। जैसे दो क्वेश्चन आ गए, मोस्ट कॉमनेस्ट डीजनरेशन हैपन इन द फिब्रॉइड, सिंपल इतना पूछा गया है तो हाइलियन डीजनरेशन आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है कि द मोस्ट कॉमनेस्ट डीजनरेशन दैट हैपन इन द फिब्रॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब आंसर रेड डीजनरेशन आ जाता है। तो वैस्कुलैरिटी बेसिकली बढ़ती है, साइज बढ़ जाता है, तो उसको चीज को रेड डीजनरेशन बोलते हैं। कुछ इतना सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं करना है। सपोज रेड डिजनरेशन हो रहा है किसी प्रेगनेंसी में, ऐसे नहीं कि उसकी सर्जरी तभी होनी है, कुछ नहीं करना है। कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए कि रेड डिजनरेशन हो गया, जो फीमेल है वो 7-8 मंथ चल रहा है, उसका क्या करना चाहिए? नथिंग, हमें सिंपल उसका वेट एंड वॉच करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। वो साइज अपने आप उसका रिग्रेस हो जाता है जब वो बेबी डिलीवर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रेड डिजनरेशन जो है उस वो कौन से मंथ पे ज्यादा होता है ना? तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है रेड डिजनरेशन, ये याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको नहीं भूलना। दूसरी चीज और क्या क्या हो सकता है, वही साइज बढ़ता है, वेस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया ये सब होने लगता है, टॉर्शन हो जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से टॉर्शन हो सकता है फिब्रॉइड का, और इन्फेक्शन वगैरह ये सब चीजें हो सकती है। अब आता है और क्या क्या हो सकता है, पेन इन द एब्डोमेन, ठीक है। फिब्रॉइड की वजह से और क्या हो सकता है, पेन इन एब्डोमेन। फिब्रॉइड जो होते हैं मोस्ट कॉमनली पेनलेस होते हैं, कभी कभार बहुत ही वो होता है कि इसमें दर्द हो रहा है, बट अगर पेन हो रहा है तो वो किसके वजह से होता है? डिजनरेशन की वजह से, टॉर्जन है ये, टॉर्जन की वजह से, या फिर एसोसिएटेड कोई पैथोलॉजी से एंडोमेट्रियोसिस साथ में मिल रही है, तब दर्द मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब हो गए हमारे क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं फिब्रॉइड के। नाउ कम कि क्या क्या साइन मिल सकते हैं आपको फिब्रॉइड में। साइन की अगर हम बात करें तो देखो, हमने पढ़ा कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, मोस्ट कॉमनली तो यही था ना कि ब्लीडिंग मिल सकती है, मेनोरेजिया। तो उसकी वजह से सिंपल एनीमिया हो जाएगा, तो पैलर मिल सकता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे, और अगर सपोज इसमें ना ऐसा आता है बहुत बार, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यूट्रस का साइज इतना है और इतना ऐसे ऐसे सिम्टम मिल रहे हैं, तो क्या डायग्नोसिस होगा? या अगर आपकी एमसीक्यू करोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस देखोगे, सो इसमें आता है कि अगर यूट्रस का साइज लेस देन 12 वीक्स है, इसका मतलब ये नहीं हम प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये याद रखना, कभी आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इवन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल भी होती है ना, और अगर हम यूट्रस के साइज को बताना होता है कि कितना बड़ा है, तो हम इन टर्म्स ऑफ पीओजी बताते हैं, ठीक है। तो यानी कोई सपोज 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, नॉन प्रेग्नेंट है, आपने उसका यूट्रस पैल्पेट करा, उसकी ऐसा लग रहा है कि उसका यूट्रस बिल्कुल जैसे 12वां हफ्ते वाला बच्चा जितना होता है ना, उतना है, तो हम बोलते हैं कि यूट्रस जो है इज ऑफ द 12 वीक साइज, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो आप बिना प्रेगनेंसी के भी इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो यूट्रस के साइज को, ठीक है। तो ये कभी कंफ्यूज मत होना कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है 12 वीक्स। सो अगर यूट्रस का साइज 12 वीक्स कब होता है, यूट्रस का साइज पता है आप लोगों को? वो कहाँ होता है, सॉरी, कब तो पता है। 12वां हफ्ता जो होता है, अगर बच्चा का चल रहा है, सपोज पीओजी 12 वीक चल रही है, तो फंडालाइट कहाँ होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्स में पढ़ेंगे वैसे तो, बट आपने अगर कभी पढ़े हो तो Pubic बताओ। symphysis. हाँ, वेरी गुड, प्यूबिस सिम्फिसिस पर होती है, ठीक है। प्यूबिस सिम्फिसिस में 12 वीक्स पर रहता है, फिर जैसे जैसे बढ़ता है, इसमें ना कुछ कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, अम्ब्लाइकल पर 20वें हफ्ते पे हो रही है, फिर 28वें, फिर 32, 36, वो सब आएगा, बट ठीक है, अभी अगर पता है तो गुड। सो अगर यूट्रस का साइज हमें 12वां हफ्ते से कम मिल रहा है, यानी प्यूबिस सिम्फिसिस के नीचे है, तब तो आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो कुछ ऐसा खास पैल्पेबल नहीं होगा। लेकिन अगर यूट्रस का साइज जो है वो हमें ऐसा लग रहा है कि 12वें या 14वें हफ्ते वाला की तरह लग रहा है, तो हमें कुछ कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे कि वो फर्म या हार्ड हो सकता है अगर हम पैल्पेट कर रहे हैं यूट्रस को। सिस्टिक मतलब एक सॉफ्ट कंसिस्टेंसी मिल सकती है अगर सिस्टिक डिजनरेशन हो रखा है तब, ठीक है। ये इतना कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी तुमको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ज्यादा नहीं है, इसका क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है एडिनोमायोसिस का, इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा होता है कि यूट्रस का साइज जो है वो 14। करा है कभी कोई क्वेश्चन ऐसे एडिनोमायोसिस का? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वो, कि यूट्रस का साइज आपको 13 से 14 वीक्स मिल रहा है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, पेन हो रहा है, मेनोरेजिया हो रहा है, क्या लाइकली डायग्नोसिस हो सकता है? तो वहां पर आंसर एडिनोमायोसिस आता है। कभी क्वेश्चन कराओ तो वो आएगा, वैसे वो टॉपिक भी है अलग, बट ठीक है, वो वैसे बता रही थी बस। अब आता है इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है वो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में डिफरेंस होता है, और गोल्ड स्टैंडर्ड कभी आप पढ़ते हो तो उसमें डिफरेंस होता है।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है ना, कभी पूछ लें आपसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, मतलब इस डिजीज में क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी, तो जो भी सबसे इजी एंड सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव होती है, तो वो आईयूसी होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो एक फिब्रॉइड की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। फिर और आपको हाई अगर जाना है तो एमआरआई, सीटी स्कैन, हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी वगैरह ये सब रहती है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब आते हैं हम डीजनरेशन इन फिब्रॉइड पर। अगेन जो मैं बता रही हूँ, इससे क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, इसलिए हम ये थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं। डीजनरेशन ऑफ फिब्रॉइड में अगर हम बात करें तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, अभी मैंने वैसे दो क्वेश्चन आपको बता ही दिए थे इस फिब्रॉइड के। तो पहला आता है हाइलीन डीजनरेशन। मैं भी आपसे पूछ बोल रही थी ना कि सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट डीजनरेशन इन द फिब्रॉइड, सिर्फ इतना लिखा हो तो हाइलीन करना, और अगर प्रेगनेंसी लिखा हो तो फिर रेड डीजनरेशन करना। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। सो हाइलीन डीजनरेशन इज द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप, 65%। अगर डीजनरेशन सपोज हो रहा है तो वो हाइलीन वाला ही होगा। ठीक है, हाइलीन क्या है, सिंपल आपका एक हाइलीन एक प्रोटीनिशियस मतलब कनेक्टिव टिश्यू में जब चेंजेस आने लगते हैं, वहां पर हाइलीन डिपॉजिट जो एक मैट्रिक्स का ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है वो डिपॉजिट होने लगता है, उसको हाइलीन डिजनरेशन कहते हैं। ये किसी भी फिब्रॉइड में मिल सकता है, और द सेंट्रल पार्ट जो होता है फिब्रॉइड का वो इसमें अफेक्ट होता है, जो कि लीस्ट वैस्कुलर होता है, और फिब्रॉइड इसके वजह से सॉफ्ट और इलास्टिक सा हो जाता है। अगर इसका कट सेक्शन किया जाता है तो एक वर्ल लाइक अपीयरेंस मिलता है, और हाइलीन चेंजेस हमें मिल सकते हैं इसके इनर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसका एक ही मेन क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमनेस होता है, ये मत भूलना बस। ठीक है, हाइलीन, और ये वर्ड नहीं भूलना है, हाइलीन जनरेशन। तो इसको कभी गलत नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है सिस्टिक डिजनरेशन। सिस्टिक डिजनरेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है इंटरस्टिशियल फिब्रॉइड में। ठीक है, इंटरस्टिशियल फिब्रॉइड कौन से होते हैं? जो मायोमेट्रियम में होते हैं। इन आपके होते हैं इंट्राम्यूरल, सबम्यूकोजल एंड दी सबसेरोसल। ठीक है, तो जैसे उसने बोला कि जो इंट्राम्यूरल मतलब जो बीच वाले होते हैं मायोमेट्रियम, दैट आर कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फिब्रॉइड। ठीक है, सो मोर कॉमन इन द इंटरस्टिशियल फिब्रॉइड एंड यूजुअली अकर्स फॉलोइंग द मीनोपॉज के बाद में। जैसे वैसे हमने पढ़ा था कि मीनोपॉज के बाद में साइज जो होता है वो कम होता रहता है, बट जैसे अगर ज्यादा कम नहीं हो रहा है तो उसमें आपको ये सिस्टिक डिजनरेशन मिल सकता है। इसमें लिक्विफेक्शन होने लगता है along with the हाइलीन चेंजेस। फिर दूसरा होता है फैटी जनरेशन। ये भी मेनोपॉज के बाद में मिल जाता है, यहाँ पर फैट ग्लोब्यूल्स जमा होने लगते हैं। फिर आता है आपका कैलकेरियस डिजनरेशन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, वूम स्टोन वाला। एक बार शायद आ रखा है ये वाला। कैलकेरियस डिजनरेशन में क्या हो रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट ऑफ लाइम वगैरह ये सब डिपॉजिट हो जाते हैं इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी ऑफ द वेसल। और यहाँ पर कैल्केरियस मायोमास एक तरीके से, मतलब तुम सोचो जो फिब्रॉइड है उसमें कैल्शियम इकट्ठा हो गया तो कितना हार्ड हो जाएगा ना वो। तो इसमें बता रखा है कि एग्जाम्पल हम बोल देते हैं ओल्ड पेशेंट में ज्यादा होता है जिनको बहुत लंबे टाइम से फिब्रॉइड है, तो इसको बोला जाता है कि दे हैव बीन फाउंड एज वूम स्टोन्स इन द ग्रेवयार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि व्हाट इज द वूम स्टोन्स इन द ग्रेवयार्ड, तो वहां पर लिखना कैल्केरियस डिजनरेशन ऑफ द फिब्रॉइड। ठीक है, वूम स्टोन मतलब क्या हो गया देखो, मतलब वूम मतलब यूट्रस, और उसमें क्या हो गया, पत्थर हो गए इन द ग्रेवयार्ड, मतलब एक ग्रेवयार्ड में जैसे शमशान घाट में। ठीक है, तो वूम स्टोन्स इन द ग्रेवयार्ड टर्म्स फॉर कैल्केरियस डिजनरेशन। ठीक है, ये याद रखना, इसको मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हाइलीन डिजनरेशन क्वेश्चन बन गया, एक कैल्केरियस डिजनरेशन क्वेश्चन बन गया, एंड तीसरा तो मैंने आपको रेड डिजनरेशन का क्वेश्चन बता ही दिया है। कैल्की रेड डिजनरेशन, इसको हम कार्नियस डिजनरेशन भी बोलते हैं। ये आपका क्यों होता है, जब फिब्रॉइड की ब्लड सप्लाई वगैरह ये सब बढ़ जाती है। ठीक है, अगर बिकॉज फिब्रॉइड ओवर ग्रो इट ब्लड सप्लाई, फिर वहां पर माइक्रो थ्रोम्बोसिस वगैरह ये सब होने लगता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, जो मैंने अगेन आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखना। एंड इसमें अगर सपोज कभी आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंड ट्राइमेस्टर है, वेस्कुलरिटी बढ़ गई है, रॉ वीफी अपीयरेंस मिल रहा है, फिशी ऑर्डर मिल रहा है, तो क्या हुआ होगा, तो रेड डिजनरेशन हुआ होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि रॉ वीफी अपीयरेंस मिलता है और फिशी ऑर्डर मिलता है। ठीक है, फिशी ऑर्डर मिलता है। उन पेशेंट जो होता है वो प्रेजेंट कैसे करता है, बहुत तेज एक्यूट एब्डोमेन होता है, वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है, लिकोसाइटोसिस। ठीक है,
तो वही क्वेश्चन ऐसा आएगा, सेकेंड सेमेस्टर पेशेंट को एक्यूट एब्डोमेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, और जब उसको सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है इसका, और अगर ऐसा बोलें कि कुछ बायोप्सी वगैरह करी गई या कुछ देखा गया तो उसमें फिशी वाटर जैसा स्मेल आया है, तो उसे क्या हुआ होगा? तो उसे रेड डिजनरेशन होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। कोई इशू है यहाँ पर? हमारा फिब्रॉइड खत्म होता है, कोई इशू है किसी को? यू कैन आस्क। कोई कभी किसी ने कोई फिब्रॉइड का कोई क्वेश्चन किया हो, कुछ उसमें अलग चीज आई हो जो हमने नहीं पढ़ी है यहाँ पर, तो प्लीज आप भी बता सकते हो। नो इशू। नो मैम, हो गया क्लियर। ठीक है, आप लोगों ने रिवाइज किया है लास्ट क्लासेस का? सच सच बताना, देखो। मैम अभी नहीं किया। और सबने? बाकी बताओ, आप लोगों ने, अरे नहीं डांट रही हूँ, बताओ रिवाइज किया है या नहीं किया है? नहीं हुआ है मैम। नहीं किया है, ओके। संदीप आपने? थोड़ा बहुत तो किया, प्रॉपर नहीं किया, आप पूछिएगा मैं भी। प्रॉपर नहीं किया है? तो कब करोगे तुम लोग बताओ, मैं तब पूछू ना, जब थोड़ा एटलीस्ट इंटरेस्ट भी तुम लोगों का डेवलप हो उसमें। अच्छा तुम बताओ, मेरे साइड से कुछ और करना हो या कुछ और अलग तरीके से पढ़ाना हो तो बताओ। यू आर फ्री टू गिव एनी फीडबैक। हाँ, नहीं ठीक है, हम ही लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं। रिवाइज करो, वही मैं बोल रही हूँ आपसे। टाइम कम है, देखो नवंबर खत्म होने वाला है, एंड वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू ना। तो आप रिवाइज करो, तब तो मैं पूछूं आपसे, वरना मैं पूछती रहूंगी और आप जवाब नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं है ना? जी। तुम तीनों को बोल रही हूँ, रिवाइज करो, ठीक है? कल मैं पहले आपसे 15-20 मिनट पूछूंगी सारी। आपको पीपीटी मिल गई थी जो मैंने भेजी थी सर को? यस यस। मिल गई थी? यस मैम, मिल 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 गई गई। थी। हाँ, तो वो रिवाइज करो सारी। यू हैव द मटेरियल ऑल्सो, यू हैव द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। कुछ समझ में ना आए तो आप अपना, ठीक है, नेक्स्ट उसमें लिख के रखना, हम उसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। पर प्लीज पढ़ो, ठीक है? तभी तुम्हें समझ में आएगा, तभी तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। दो और आगे, वरना आगे का पढ़ते रहोगे, पीछे का भूलते जाओगे। ठीक है? जी। तो ओके मैम। आज मैं तो आज यही पढ़ा रही हूँ, अब तुम लोग रिवाइज करो, ठीक है? कल तुम लोग इसी टाइम पर 7:30 पे कर, ठीक है? ओके। ओके, चलो, बाय बाय।